नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल से के साथ अगर मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बीच में क्या सीटों का बंटवारा हो गया है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से अडानी के मामले पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा और क्या मोदी अमित शाह पर दबाव बनाया था। येदियुरप्पा ने बीजेपी के अपने ही विधायक ने किया है बड़ा खुलासा। इसी के साथ में आपको बताएंगे क्या अमित शाह के खिलाफ होगी बड़ी जांच, क्या जज लोया के हत्या के मामले पर एसआईटी गठन करवाएगा विपक्ष, बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। और इसी के साथ में ईडी की एक ऐसी हरकत सामने आई है जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि 2024 के चुनाव के अंदर इंडिया की जीत होने वाली है और परिवर्तन निश्चित है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर आनंद बाजार पत्रिका की ओर से बड़ा दावा किया गया है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी को लेकर किए गए दावे में कहा गया है कि ममता बनर्जी 2 लोकसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी को देने जा रही है और रणनीतिक गठबंधन किया जाएगा। मालदा दक्षिण और बरहामपुर की 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जाएगी और राज्यसभा की 1 सीट भी कांग्रेस पार्टी के लिए रखी जाएगी। यानी दोस्तों कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को पार्लियामेंट में 3 सीटें तृणमूल कांग्रेस देना चाहती है और ये तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी की फिक्स है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर मान जाएगी या फिर राज्यसभा की और सीटों की डिमांड की जाएगी और कांग्रेस पार्टी सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला लेकर आएगी। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है सीट बंटवारे को लेकर। पश्चिम बंगाल से साथ प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी ने फिर से पोस्ट किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एक सेल्फी ले रहे हैं। उनके पीछे गौतम अडानी की 4 तस्वीर लिखाई गई है। लिखा गया है सेल्फी विद बेस्टी, यानी अपने सच्चे दोस्त के साथ सेल्फी ले रहा हूं। और प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखाई गई है। साथ कर्नाटका के अंदर येदियुरप्पा ने बेटे को अध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी आला कमान को ब्लैकमेल किया था। यानी मोदी शाह जिनको लेकर मीडिया में यह दावा किया जाता है कि उन्हें कोई नहीं झुका सकता, लेकिन बीजेपी के नेता येदियुरप्पा ने ब्लैकमेल करके दोनों नेता को झुका दिया था और अपने बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिया। इसके बाद बीजेपी में आपस में फूट देखने को मिल रही है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक वसंतगौड़ा पाटिल यत्नाल ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने बेटे बीवाई विजेंद्रन को अगला अध्यक्ष बनाने के लिए आला कमान को ब्लैकमेल किया है। पार्टी में अंदरूनी कलह और ज्यादा बढ़ गई है। सोमवार को आरोप के बाद विधायक ने कहा कि पता नहीं हाईकमान उनसे डर क्यों गया। वे अनुशासन की बात करते हैं, क्या हम गुलाम हैं, क्या हमारे पास ताकत नहीं है, हमें भी जनता का समर्थन हासिल है। येदियुरप्पा ने केंद्रीय नेताओं को यह कहकर ब्लैकमेल किया है कि वो 2025 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार नहीं करेंगे। उन्होंने आला कमान से कहा कि वो राज्य भर में नहीं घूमेंगे और खुद को शिवमोगा जिले तक सीमित रखेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों मोदी शाह को ब्लैकमेल करने की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुल मिलाकर दक्षिण भारत के अंदर एकमात्र ऐसा राज्य है कर्नाटका, जहां पर बीजेपी लोकसभा में 10 के आसपास सीट जीतने का टारगेट कर रही है। लेकिन इस तरीके से येदियुरप्पा का ब्लैकमेल करना और बीजेपी के नेताओं के द्वारा टिप्पणी करना पार्टी में और ज्यादा फूट को आगे बढ़ा रहा है और कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा मौका है कर्नाटका में अपना विस्तार करने का। साथ साथ जज लोया की मौत के मामले पर एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है। शिवसेना यूबीटी के नेता बोले कहा सच्चाई सामने आनी चाहिए। दानवे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए जज लोया की नागपुर में 1 दिसंबर 2014 को रहस्यमय परिस्थितियों में मौत को लेकर सवाल खड़े किए हैं। साथ साथ दोस्तों ईडी ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसके बाद इंडिया गठबंधन को मिलकर इसका बड़ा मुद्दा उठाना चाहिए। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जब शामिल हुए छगन भुजबल, तो उन पर ईडी ने कार्रवाई के केस को वापस ले लिया है। दरअसल ईडी ने अदालत को बताया कि उसे अपनी ही याचिका नहीं मिल रही है। यानी दोस्तों जो याचिका दाखिल की गई थी ईडी के द्वारा छगन भुजबल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, वही याचिका अब ईडी को नहीं मिल रही है। अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ तौर पर बीजेपी के साथ गठबंधन के असर के कारण हो रहा है और ईडी जानबूझकर जांच करने से पैर पीछे खींच रही है और खुलेआम संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ऐसे काम करता है बीजेपी वॉशिंग मशीन। देखिए ताजा उदाहरण, छगन भुजबल जब तक विपक्ष में थे तब तक मोदी के लिए सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे और जैसे ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा ईडी ने केस वापस ले लिया। आज मोदी ने एक बात फिर से साबित कर दी है, इस देश में जितना भ्रष्टाचार करना है करो, लेकिन बीजेपी में रहकर। इस खबर को अपने लोग तक शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। लगातार अपने लोग तक जानकारी पहुंचाते रहिए क्योंकि किस तरीके से ईडी देश के अंदर विपक्ष और सत्ता पक्ष को अलग अलग बांटकर काम करता है और कैसे छगन भुजबल को लेकर याचिका ही नहीं मिल पा रही है। साथ उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन का राज बताने के लिए बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें हाथे हैं, मीडिया में बैठकर यूपी के कानून व्यवस्था का हवाला देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने बीजेपी के विधायक को दोषी करार दिया है। नाबालिग से रेप के मामले में बीजेपी के विधायक रामदुलार गौंड को दोषी करार दिया है। यानी दोस्तों सबूत भी मिल गया और दोषी करार दे दिए गए हैं। यानी स्पष्ट तौर पर बीजेपी में ऐसे भी विधायक है जिनके ऊपर रेप के मामले चल रहे हैं और ये साबित भी हो चुका है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा, जो भी आपकी राय हो। साथ साथ पर्ची का सिस्टम आरएसएस में पहले था, लेकिन अब बीजेपी में पर्ची का सिस्टम शुरू हो चुका है। बीजेपी जो लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करती है, कहती है कि हमारे पार्टी के अंदर
लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है दोस्तों। लेकिन हकीकत तो बीते दिन ही समझ में आ गई जब राजस्थान के अंदर बीजेपी ने अपने अगले मुख्यमंत्री का ऐलान किया, तब वसुंधरा राजे को एक पर्चा दिया गया, इसमें मुख्यमंत्री का नाम लिखा हुआ था और इसके बाद उन्होंने पर्चा पढ़ने के साथ ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया है। यानी ना किसी विधायक से पूछा गया, ना ही मीटिंग में किसी को पता था कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, केवल आला कमान यानी मोदी शाह ने बैठकर डिसाइड कर लिया, एक पर्ची में नाम लिख दिया। राजनाथ सिंह ने वो पर्ची लाकर वसुंधरा राजे को दे दिया। वसुंधरा राजे ने उस पर्ची में से नाम पढ़कर पर्यवेक्षक के तौर पर भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित कर दिया और बाद में बीजेपी के नेताओं ने हामी भरते हुए अगला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को नियुक्त कर दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी में ये जो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से शक्तियां सेंट्रलाइज्ड हो चुकी है। मात्र दो लोगों के पास ताकत है, मोदी और शाह के पास। वो डिसाइड कर रहे हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनना है, किसको डिप्टी सीएम बनना है, किसको स्पीकर बनना है। और इसके लिए पार्टी के विधायकों से भी कोई चर्चा नहीं की जा रही है, क्योंकि अगर पार्टी के विधायकों से चर्चा की जाएगी तो मीडिया को रिपोर्ट मिल ही जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन है। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। साथ आपको बता दें कि राज्यसभा के अंदर अमित शाह के द्वारा की गई टिप्पणी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी राज्यसभा की नेत्री रंजनी पाटिल बोली, कहा अमित शाह जी ने कहा था जैसे ही जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य हो जाएगी वहां पर चुनाव कराएंगे और राज्य का दर्जा भी देंगे। मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि इस बात को बोले हुए 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक वहां की स्थिति सामान्य नहीं हुई है, ना ही उस राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया गया है जो वादा किया गया था। यानी बीजेपी के लोग अपने ही बयान पर एकदम पलटते हुए दिखाई देते हैं। एक और बीजेपी के लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थिति सामान्य है। जब स्थिति सामान्य है तो चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे? 4 साल से बीजेपी चुनाव नहीं करवा पा रही और कहती है जम्मू कश्मीर के अंदर सामान्य स्थिति है। आप लोग अपनी राय जो लिख बताएगा। शासन महाराष्ट्र के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने छोड़ा पद, मंत्रियों पर दखल अंदाजी का आरोप लगाया गया है। राज्य के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त आनंद निरगुडे ने अपना पद छोड़ दिया है। न्यायमूर्ति निरगुडे ने 4 दिसंबर को सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसे 9 दिसंबर को स्वीकार कर लिया गया। जब महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने इस घटनाक्रम को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि राज्य सरकार इसके बारे में विधानमंडल से जानकारी छुपा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने अपने इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया। इसके बाद इस मामले पर जोरदार बहस देखने को मिल रही है। दोस्तों कुल मिलाकर राज्य में ओबीसी आरक्षण की मांगे लगातार की जा रही है, मराठा समाज की ओर से भी, और ओबीसी समाज चाहता है कि उनके आरक्षण की लिमिट कम ना हो बल्कि बढ़नी चाहिए। और ऐसे में अगर महाराष्ट्र राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग का व्यक्ति इस्तीफा दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये काफी संजीदा मामला है। जैसा कि मीडिया में तो दिखाया नहीं जा रहा, लेकिन हकीकत कुछ और है। क्या दबाव में इस्तीफा दिया गया है? आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। शासक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा उत्तर प्रदेश के अंदर 20 दिसंबर से यूपी जोड़ो अभियान शुरू होगा। प्रदेश के पूरे लीडरशिप यहां मौजूद रहेगी। यात्रा में केंद्रीय नेतृत्व भी समय समय पर शामिल होने वाला है। गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना हुआ है। नैमिषारण्य में स्नान करेंगे सब लोग और इसके बाद मकर संक्रांति के दिन स्नान करते हुए यात्रा शुरू की जाएगी। बीजेपी किसको क्या बना रही है ये उनका मामला है, कांग्रेस सबको साथ में लेकर चलती है। इसी के साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, तो जयराम रमेश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत के लोगों को भी प्रधानमंत्री को मनी हिस्ट के बारे में बताना चाहिए। 1947 से क्या चल रहा है लोगों को बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री के काफी करीबी दोस्त अडानी, जिन्होंने 17,500 करोड़ रुपए भारत से उड़ा लिए, वो भी कोल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर यानी जबरदस्ती का दाम बढ़ाकर पैसे इकट्ठा किए गए और पैसे लेकर उड़ गए। इसके बाद दूसरा आरोप लगाया गया कि 20,000 करोड़ रुपए भारत में ऑफशोर सेल कंपनी के माध्यम से आए हैं, यानी ऐसे कंपनियों के माध्यम से आए हैं जिनका कोई एग्जिस्टेंसी नहीं है, जो कंपनी कोई काम करती नहीं है, केवल शेल कंपनी के तौर पर बनाया गया है, नाम है, एड्रेस है और इसके बाद उस कंपनी में पैसा जमा करा के भारत पैसे भेजे गए हैं। किसके खाते में पैसे गए हैं और कौन लोग इलीगल तरीके से भारत में पैसा 20,000 करोड़ रुपए भेज रहे हैं। दरअसल दोस्तों अडानी मामले पर कांग्रेस पार्टी ने पहले भी यह सवाल खड़ा किया था। इसके बाद जयराम रमेश ने कहा कि बैंकों से करोड़ों रुपए लेकर कौन भाग गया है। कुल मिलाकर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी से अडानी से जुड़े हुए कई सारे सवाल पूछे गए हैं। साथ साथ इंडिया अलायंस का सुर बदलने जा रहा है। गठबंधन 19 तारीख को बड़े फैसले लेने वाला है। इसमें सबसे बड़ा फैसला दोस्तों मुद्दों को लेकर होने वाला है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने की जगह मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा और बड़े वादे किए जाएंगे। मैदान में पूरी तरीके से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ इंडिया गठबंधन उतरने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भी शायद ये खामोशी पसंद नहीं आ रही है। बीजेपी को भी डर सता रहा है कि इंडिया गठबंधन को ही कोई ऐसी तैयारी न कर रहा हो जिससे अचानक बम्बार्डनेस हो जाए और जहां तहां इंडिया गठबंधन दिखाई दे और बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि 3 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत के बाद बीजेपी के नेता तो ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन इसी ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा अगर इंडिया गठबंधन उठा ले तो बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जा सकता है। साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो आक्षेप लगाए गए, राहुल गांधी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन दे दिया, वर्षों तक जेल में रहे। अमित शाह को शायद इतिहास की जानकारी
जानकारी नहीं है, वे सिर्फ मुद्दों से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ में शिवराज सिंह चौहान बोले, कहा अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। कार्यवाहक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सबका आभार जताया है। जब वो अपने ऑफिस पहुंचे तो 2-3 महिलाएं उनके साथ रोती हुई दिखाई दे रही थी। कह रहे थे कि हमने आपके नाम पर वोट दिया है, आप जा रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मनाते हुए कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे, मध्य प्रदेश के अंदर ही है और अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर वो मरना पसंद करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों शिवराज सिंह चौहान पहले भी कह चुके हैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ना चाहते। इसके बावजूद बीजेपी आला कमान ने उनसे मध्य प्रदेश छुड़वाने की कोशिश की है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका मेरा चैनल। जय हिंद।